हमारे विद्यार्थी भी जानते हैं, विद्वान भी जानते हैं, ग्रियर्सन ने काम किया, F.E. की ने काम किया और कुछ ईसाई मिशनरियों ने काम किया और बड़े दूसरी तरह की अवधारणाएं उन्होंने अपने हिंदी लिटरेचर के बारे में, हिंदी साहित्य की संवेदना के बारे में और बड़ा तुलनात्मक दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी दर्ज की कि जिनके सीधे सरोकार भारतीयता के साथ नहीं मिलते थे। तो जब पीएचडी करने का मौका आया तो मैंने थोड़ा सा अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त की। तो डॉक्टर मेघ ने कहा कि आप एक काम करो, है कठिन। मैंने कहा बताइए। कैसे आप पाश्चात्य स्रोतों के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें, पीएचडी करें। मुझे उन्होंने कई बातें समझाई, मैंने काम करना शुरू किया। इस काम से पूर्व कोई भी किताब नहीं। मैंने जैसे काम 5 साल लगाए, संपन्न किया और जब मेरा वो थीसिस प्रकाशित हुआ उसके बाद हिंदी विद्वानों का ध्यान इन तथ्यों की ओर गया। फिर उन्होंने ईसाई मिशनरियों ने कैसे कैसे काम किए इसका अवलोकन भी हुआ, मूल्यांकन भी हुआ, विश्लेषण भी हुआ और निष्कर्ष बहुत बढ़िया लिखे। मेरे सामने फादर कामल बुलके ईसाई थे। ये पहली बार मैंने ही वो थोड़ा सा हिंट किया था कि वो आकर उन्होंने भारतीय राम कथा के ऊपर बहुत बढ़िया किताब, और उस किताब का प्रभाव अभी भी आप देखिए। अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, मुझे भी प्रभु राम की कृपा से वहां जाने का मौका मिला। तो वहां एक ऐसे ही दूरदर्शन पे एक परिसंवाद था। तो उन्होंने एक प्रश्न मुझसे किया कि आपने पाश्चात्य स्रोतों के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, कि ये जो पाश्चात्य स्रोत है ये श्री राम के बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने लखनऊ दूरदर्शन वालों को एक बात बताई कि फादर कामल बुलके ने पूरे हिंदुस्तान में भारतीय भाषाओं में जो राम कथा लिखी गई है उसकी चेतना जगाई। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा योगदान। तो वही बात है कि राम किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के नहीं है। आज एशिया के देश राम कथा के माध्यम से अपने इतिहास को समझ रहे हैं। इस चेतना को जगाने में ईसाई मिशनरियों का भी योगदान है और पूरे भारतवर्ष के दार्शनिकों का, चिंतकों का, साहित्यकारों का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इस भूमिका को प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से एक इतना बड़ा अध्यात्म चिंतन जो एशिया के देशों में फैला था उसे समझने का, उसके ऊपर उसके इतिहास को जानने का विश्व को मौका मिला। मुझे लगता है कि कहीं ये चेतना हिंदी साहित्य के माध्यम से कुछ ना कुछ भारतीयों तक और एशिया के देशों तक पहुंची और मुझे कम से कम प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मेरा सारा काम सार्थक हो। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, हाँ जी सर, अक्सर कहा जाता है कि हर व्यक्ति की क्षमता के पीछे एक किसी का हाथ होता है। तो आप बताएं सर कि आपकी क्षमता के पीछे किसका हाथ है और रहस्य क्या है सर?
देखिए, वाहिगुरु की इतनी कृपा है कि मेरे पीछे एक हाथ नहीं हजारों हाथ मेरे विद्यार्थियों के शुभ चिंतकों के रहे हैं। तो उन हाथों की बदौलत मैं कुछ अपने आप को, अपने देश को, अपने देश के लोगों को समझ पाया हूँ। इसलिए मैं उन सभी हाथों को नमन करता हूँ, अपने माथे के ऊपर महसूस करता हूँ। हाँ जी, और प्लीज अपने आप ही खड़े होते जाएं जिसके मन में कोई भी जिज्ञासा है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, पूछना तो मुझे नहीं लगता जिज्ञासा ही है सर। मैं बीए में थी तो आपकी गरम लोहा कविता हमारे घर में अक्सर बोली जाती थी, और मेरे भाई हैं वो कहा करते थे कि बेटी जी लिखते हैं घर घर में रखो गरम लोहा, ठंडे लोहे से अब कुछ नहीं होगा, घर घर में रखो गरम लोहा। तो गरम लोहा से शुरू करते हुए भी हाल फिलहाल में ही मैंने आपकी जीवनी भी पढ़ी है, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर पद्मश्री होकर एक साहित्यकार के रूप में, एक साहित्यकार की प्रतिबद्धता समाज के किन किन क्षेत्रों से जुड़ी होती है, आप उस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा। और एक मैं मैडम से भी पूछना चाहूंगी, थोड़ा निजी सवाल है मैम, कि आपको सर की कौन सी कविता सबसे अच्छी लगती है? आपको सर का कौन सा कवि के रूप में कौन सा विषय ऐसा है जो आपको लगता है कि सर उसमें बहुत संवेदना के साथ बात करते हैं? सर ये दो बातें हैं जो मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, अपने सवाल का वो खुद उत्तर दे मैं तो अकेडमिक बात आपके साथ करता हूँ। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि बहुत पहले एक पत्रिका निकाला करती थी, बहुत लोकप्रिय पत्रिका थी, धर्मयुग, बॉम्बे से निकलती थी। उसकी हजारों प्रतियां छपती थी और बहुत पहुंचती थी साहित्यकारों के पास, जनता के पास। हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं धर्मवीर भारत, वो उसके संपादक थे। उनका बड़ा लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता। उनकी एक किताब आई ठंडा लोहा। मैं उस समय बीए का विद्यार्थी था, तो मैंने वो पढ़ी। उस समय कोई ज्यादा समझ भी नहीं थी, पर जब मैंने ठंडा लोहा वाला वो पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, परिवर्तन के लिए जो ना मुझे लगता है वो गर्म लोहा। ये पहला मेरे भीतर ये विचार आया। रतलाम से एक पत्रिका निकलती थी कंक। उस पत्रिका का दूसरा या तीसरा अंक था। उस समय लघु पत्रिकाओं का बहुत बड़ा, अनु जी को पता था, बहुत बड़ा आंदोलन चला था लघु पत्रिका। मुझे तो कोई जानता नहीं था। रतलाम से निकली हुई पत्रिका के बारे में मैंने धर्मयुग में ही पढ़ा कि वो बहुत बड़ा हिंदी का सम्मेलन हुआ, उसमें भारती जी गए और ठंडा लोहा पर बड़ा विचार, ये ऐसा कुछ धर्मयुग में छपा। तो मैंने ये कविता लिखी हुई थी। मैंने वो कविता कंक पत्रिका के संपादक को भेजी। मैं हैरान रह गया कि कंक पत्रिका का जो अगला अंक आया था उसके टाइटल के ऊपर मेरी वो कविता छापी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि कंक जैसी पत्रिका जो लघु पत्रिकाओं के आंदोलन की बड़ी पत्रिका है, और धर्मवीर भारती ने उसके पहले अंक का विमोचन किया, वो कविता छपी और मेरे पास उस समय 3-4 पत्र, उस पत्र पे लिखा था हरविंदर सिंह बेदी,
रोल नंबर 9, BA पार्ट 1, सरकारी कॉलेज होशियारपुर। वही मेरा पता छपा था उसपे। और जैसे ही वो पत्रिका धर्मवीर भारती जी के पास पहुंची तो गणेश मंत्री उनके साथ संपादक थे धर्मवीर। तो गणेश मंत्री ने मुझे बधाई का पत्र लिखा और मुझे कहा कि धर्मयुग के लिए कुछ कविता दे। मैंने फिर धर्मयुग के लिए 2 कविताएं भेजी। उस समय धर्मयुग में छपने का मतलब था कि लोग आपको लेखक मान लेंगे। वो 2 कविताएं छपी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद और उज्जैन के हिंदी विभागों से मेरे पास एक दो पत्र आए। हमने और उसी में डॉक्टर सुखदेव सिंह बनारस यूनिवर्सिटी में थे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, कबीर के ऊपर उनका काम था। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि मैं धर्मयुग में मैंने आपकी कविता पढ़ी, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और जब पहला कविता संग्रह का मैंने योजना बनाई तो मैंने उसका नाम रखा गर्मलोक। यहाँ से यात्रा शुरू हुई और बाद में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी रजनी जी ने कहा, मैं शायद BA भाग 2 में एक किताब एडिट हुई और उसमें मुझे बतौर कवि शामिल किया गया और गर्मलोहा कविता रखी गई। और उस कविता के ऊपर BA भाग 2 में हर वर्ष प्रश्न आता था, लोग उसका उत्तर देते थे। और जब बच्चे MA भाग 1 में दाखिल होने आते थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो वो किसी विद्वान का नाम नहीं जानते थे, सिर्फ मेरा जानते थे, तो फिर उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी। बिल्कुल सही बात है। मैम तो क्वेश्चन आंसर अभी साक्षात्कार किसका हो रहा है? हम मैडम दोनों को अलग अलग मानते ही नहीं है। डॉक्टर रजनी दी जी मेरे प्रति एक खास मुहब्बत है। वो शायद सवाल दे रहे इन्होंने थोड़ा जा उत्साह रही है। मैंने सोचा कि मैडम ने क्लासरूम में सुनिया सी, इसे बहाने हुण होर 2 गल्लां कर लईआं जाण। डॉक्टर रजनी मैनू तुसीं कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत नेड़े ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਡੇ बड़ी शिद्दत नाल मनाते सी। ते जदों मैं प्रिंसीपल बनी ते उदों मेरे विच होर ज़्यादा जज्बा सी, क्योंकि विमेन कॉलेज ही गर्ल्स कॉलेज होने के नाते पहला तो मैं खुद ऑर्गेनाइजर होंगी सी, बट दैन मैं एज प्रिंसीपल उत्थे होर बल दे नाल एड्रैस करती सी स्टूडेंट्स नूं। ते इसे तरह ही 8 मार्च वाले दिन मैं बड़े उत्साह के नाल फिर मैनू घर का सवेर का काम जिहड़ा मैं अक्सर सुखविंदर को पता है कि मैं अपने घर का भी पूरा काम करके घरों निकलना। जदों मैं असेंबली को एड्रैस भी करती सी तो मैं कहती सी कि बेटियों मैं तुहानूं तद सशक्त मन्नांगी जदों तुसीं अपने घर के बाहर दोवां नूं बैलेंस करके संभालोगे। तो मैं पर 8 मार्च वाले दिन मैं जदों तैयार होंदी सी तो मेरे अजब मनोदशा होनी कि मैं घरों पूरी तरह स्पिरिट के नाल तैयार होकर निकलना। उस 8 मार्च में भी जदों मैं घरों निकली तो मैं आले दुआले कुछ नहीं देखा कि डॉक्टर साहब की कर रहे कितना कर रहे। तो मैं अपने उस खास डे के वास्ते घरों चली गई। जदों मैं घर वापस आई तो इन्होंने खूबसूरत कविता लिखी सी। और वही कविता है जी अज मैडम राठी ने मंच से सुनाई कि हुण औरतां अंधविश्वास के दुर्ग तोड़दियां ने, इस तरह की नाल ने। वो एक्चुअली
उन्होंने मैनू जिस तरह जिस स्पिरिट में जांदिया देखा तो इन्होंने देखा कि वो कहते कि अज तुहाडे लिए मैं एक कविता लिखी मैनू रियल क्योंकि वो सारिया लेडीज दे गई है वो सारी औरत जाति ने मतलब मेरे जरिए चाहे उस दिन देखा मैनू इसलिए वो कविता इतनी पसंद आई मैनू एकांत में शब्द दियाँ कवितावां एकांत में शब्द ये कितनियां पसंद आई कि मैं सारिया कवितावां पंजाबी में अनुवाद कीतियां ते वो पंजाबी में भी किताब आई एकांत में शब्द ते वैसे डॉक्टर साहब नूं भी अपनी कवितावां याद नहीं रहिंदियां ऐदा मैनू कहोगे कि सुना दो कि मैनू भी नहीं याद पर मैनू होर बहुत सारिया ऐसिया कवितावां जिहड़ियां मैं टाइम टू टाइम इन्हों या जो कोई खास सिलेक्शन होंदी है मैनू वो याद ने जिहड़ियां कि कोविड के डेज दे विच लगभग घर दे विच सारियां दे घरां दे विच इदां दा माहौल सी ते डॉक्टर साहब ने सवेरे छत ते जाना ते जिवें कोई ऋषि मुनि तपस्या करके उपरों थले उतर रहा है इन्होंने रोज 3-4 कवितावां लिखियां होंदियां सी तो उन्हां डेज दे विच इन्हां दियां उपरों ते भी 3 किताबां हैं जिहड़ियां अनुबंध के भोजपत्र उपसंहार में उपस्थित हाँ हाँ ये 3 कवितावां इस तो भी वध मैनूं जो पसंद है वो है नमो गुरु को नमः मैं उस रचना की शिद्दत में जिस तरह महसूस किया जिस तरह मानिया और जिस तरह का वो पूरे काव्य का एक ओर है वो मैं समझदी हाँ कि सारिया रचनावां दे नालों एक वक्री किस्म का ओर है कि हिंदी विच शायद इदां दा खंड काव्य मैं क्योंकि हिंदी साहित्य में पढ़िया तो बहुत है पर शायद तुहाडे वर्गी बरीकी नाल नहीं पढ़िया पर मैनू उस पूरे खंड काव्य ओरा इतना पसंद है कि मैनू लगता है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा नूं गुरु तेग बहादुर साहब की जो विजन सी जो पर्सनैलिटी सी जिसनों असी महसूस तो कर सकते हैं पर कभी शब्दों में उस तरह पकड़ नहीं सकते और इत्थे शायद ये तरह है दिल्ली तो जो एक किताब छपती सी डॉक्टर साहब ने थोड़ी जी हेल्थ की प्रॉब्लम सी इस करके वो प्रूफ रीडिंग उतो छप रही सी ये देखते सी तो मैं देखती सी तो उन्होंने दिनों के विच इस पूरी किताब के नाल मैं पहला क्योंकि सारी प्रूफ रीडिंग का या लिखन का काम मैं कर रही सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी बड़ी तमन्ना सी ये किताब फटाफट छपे तो दिल्ली तो छप रही सी किताब उस रचना नूं मैं बार बार पढ़ती सी बार बार लिखती सी बार बार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुजरती सी इसलिए मैं उस रचना नूं पूरी उसकी रचना प्रक्रिया नूं उसके पूर्वार्ध नूं ते उसके उत्तरार्ध नूं पहला मैं उसनूं इन्नी बरीकी नाल समझ नहीं सी सकी पर फिर मैनू लगता सी कि रेपिटेशन हो रही है पूर्वार्ध की ते उत्तरार्ध की कोई रेपिटेशन है पर जदों मैं उसनूं गहराई दे नाल छुपाउण लग्या इदां पढ़दी सी बार बार तो मैं देखा कि जिन्हें गुरु शख्सियत उस गुरु शख्सियत ਉਹਦਾ त्रैकालदर्शी है उसने आने वाले काल दियां सारियां घटनावां नूं अनुभव किया होया देखा होया इस करके पूर्वार्ध दे विच वो घटनावां उन्हां दे अंतर्मन दे विच समाईयां होईयां ने वो जान रहे ने वो सब कुछ देख रहे ने उन्होंने पहला देख लिया कि इतिहास के विच हुण ये कुछ वापरन वाला है पर वो प्रगट नहीं होया वो अप्रगट भी अवस्था भी वही है प्रगट है जो सारी दुनिया के सामने साक्षात है पर उस सूखम तंद को पकड़ना कि इन्नी बरीकी दे नाल वो पूर्वार्ध दे विच आवे इसलिए जब उत्तरार्ध शुरू होता है कश्मीरी पंडित आते हैं तो गुरु कुछ नहीं बोल रहे वो सिर्फ मत मत मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने आले दुआले वो बोल रहे हैं वो जो भी डायलॉग है वो इतिहास के डायलॉग सारे जानते पर गुरु उसकी अंतर्यामता गुरु की अंतर्यामता के गुरु के अंतर मन की जो युगां युगांतरां की एक सहज समाहित धारा है वो किवें आई है
मैं वंडरफुली कहती हाँ कि ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਵਾਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो मैं वाकई उस रचना में मन है, इसलिए मैंने ये बात मैं डॉक्टर साहब ने रजनी का सवाल था शायद साहित्य इतिहास पर नहीं राजनी अपने बात सवाल का था। मेरे स्टूडेंट भी हैं, बाहर से भी हैं, कॉलेज से भी हैं, यूनिवर्सिटी से भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी अपने विभाग में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का जो है हिंदी साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन उसको पढ़े बिना ना शुरू करो। अगर उसको पढ़ लेंगे तो जब हमारी जो बात हम स्टूडेंट से कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य को किसने किस तरह से कहा तो वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा लगेगा कि विद्यार्थियों के लिए वो एक कहानी बन जाए। तो वो जो इनकी पुस्तक है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे पहले कोई भी इस तरह का या चाहे वो पाश्चात्य स्रोत तो लेकिन है क्या रिहर्सल वगैरह सारा उनको ही जो हम बाहर फिट करते हैं ना। तो अगर क्योंकि जो उस पुस्तक में जो उस ग्रंथ का विश्लेषण है जब हम उसके माध्यम से अपने विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का इतिहास करवाएंगे तो वो आदिकाल भक्तिकाल नहीं रहेगा, वो एक कथा बने और बड़ी है कथा। उसमें कभी आप लोग पढ़ कर देखें तो मेरा ख्याल है साझा है। हाँ जी, किसी और ने कोई सबसे पहले तो मेरा गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी ने अपने मुखारबिन से ये कहा था कि जो जब नाटक प्रारंभ हुआ, जब ये रेलवे स्टेशन की घटना को इन्होंने बताया तो उस समय इन्होंने बताया भी संस्कृत के हमें 10 श्लोकों का इन्होंने श्रवण करवाया और उसके पश्चात इनकी वहाँ उस नाटक में इन्होंने प्ले किया। तो एक मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते गुरु जी से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आपके जीवन में संस्कृत भाषा का क्या योगदान रहा और जो वर्तमान समय में जो पंजाब में जो संस्कृति की कह सकते हैं दयनीय स्थिति है ना, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आपका आज विषय में नाम है और कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का भी उसमें योगदान रहा होगा। तो ये मेरा प्रश्न है। देखिए, भारत को संस्कृत वाङ्मय के बिना नहीं समझा जा सकता। संस्कृत इतनी बड़ी विश्व की भाषा है। मैं पंजाब के संदर्भ में इस प्रश्न को लेता हूँ। आप सब विद्वान हैं, साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है और उनको राष्ट्रभाषा कहा गया। 2 भाषाएं अभी पाइपलाइन में हैं और 24 भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान स्वीकृति मान्यता देता। लगभग 18 भारतीय भाषाएं संस्कृत में से निकली। जननी भाषा भारतीय भाषाओं की संस्कृत देवभाषा और संस्कृत पंजाब में पैदा। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पहला वेद ऋग्वेद पंजाब की भूमि पर लिखा है। सप्त सिंधु की आज हम बहुत चर्चा करते हैं, तो सप्त सिंधु की पावन धरा के ऊपर हमारा पहला हस्तलिखित
वेद ग्रंथ लिखा गया, ये श्रेय पंजाब को जाता। पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य, अष्टाध्यायी व्याकरण लिखा। पाणिनि पेशावर के रहने वाले थे, पेशावर पंजाब का हिस्सा। कभी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पंजाब की हवाओं में गूंजे। अब इस पृष्ठभूमि के साथ अगर वर्तमान पंजाब को हम देखें तो उसमें संस्कृति की स्थिति क्या है, या पूरे देश में संस्कृति की स्थिति क्या है, मुझे उसमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पर पिछले एक दशक से संस्कृत भाषा की अहमियत बढ़ी है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक सदस्य मैं भी था, भाषा समिति का। तो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, तो वहां पर जब ये चर्चा हुई कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है भारत, तो बहुत सारी भाषाओं के ऊपर विचार हुआ, अरबी, फारसी, प्राकृत, और अंततोगत्वा जो हमारी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भारत की एकमात्र क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत को यह मान्यता दी गई। और बाद में चलो ये एक निजी बात है, तो जब प्रधानमंत्री जी से चर्चा पर चर्चा होने लगी, मैडम राठी को पता होगा ये सारा बिल लोकसभा में, तो उन्होंने ऐसे पूछा, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा संस्कृत के बिना इस देश को नहीं समझा जा सकता, संस्कृत के बिना दुनिया को नहीं समझा जा सकता, एशिया को नहीं समझा जा सकता। अगर संस्कृत का विकास होता है तो भारत का विकास होगा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आप मसौदा पढ़कर देखिए, बार बार वहां संस्कृत भाषा के उत्थान, संस्कृत भाषा के विकास और संस्कृत को किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं नहीं कहता कि कोई बहुत जल्दी, पर जैसे जैसे ये लागू होती जाएगी संस्कृत का उत्कर्ष होगा। संस्कृत अपनी पुरातन गरिमा को पहचानेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भारतीय भाषाओं के विद्वान हैं वो इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि अगर हमने अपनी माँ बोली, मातृभाषा का अध्ययन करना है तो संस्कृत एक बहुत बड़ा सहारा हमारा बन सकती है। अंतिम बात ये कि हम पंजाब में रहते हैं, दिन भर पंजाबी बोलते हैं, हमारी मातृभाषा। अब आप देखिए, आज दो तरह से भाषा का विकास होता है, तत्सम और तद्भव। आज भी पंजाबी में 28% शब्द डायरेक्ट संस्कृत से आए, वो तत्सम शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, और दिन भर पंजाबी बोलते हुए पता ही नहीं चलता कि हम कितनी संस्कृत बोलते हैं। तो इसलिए भारतीय भाषाओं के साथ संस्कृत का रिश्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भाषा को लेकर चिंतन मनन मंथन हुआ, वो जब हमारे सामने आएगा तो मुझे लगता है कि संस्कृत के साथ हमारी नई पीढ़ी जुड़ेगी। नई पीढ़ी जुड़ने का मतलब है भारत का विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त करना, ये मैं महसूस करता हूँ। हाँ,
यहाँ पर सब हिंदी के शोधार्थी विद्यार्थी विद्वान बैठे हुए, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन भाषा में रुचि है इस कारण, और पता चला कि वैद्य जी आ रहे हैं तो रुका नहीं गया, सुबह से आनंद ले रहा हूँ। आपके सुबह से मैंने जो अध्ययन किया अभी तक, 3 बातें मुझे ध्यान आई हैं: राष्ट्रवाद, एक साहित्यकार, एक समाज सेवक। आपके इन तीनों पहलुओं पर एक चीज नजर आती है, वो सारी चीजों में राष्ट्रवाद दिखता है। हो सकता है सबका अपना राष्ट्रवाद अलग होता है, समाज जब प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवक होता है, लेकिन उसका समाज सेवक का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट था हर चीज में राष्ट्रवाद, और एक इतने बड़े साहित्यकार आप बने, ये सबको आप सामान्य से बनाकर कैसे चले? क्योंकि हम विद्यार्थी होते हैं तो हम जिस क्षेत्र में लग जाते हैं उसी में पारंगत होने का प्रयत्न करते हैं। यदि समाज सेवा में लग जाते हैं तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं तो हम संस्कारों को छोड़ देते हैं। ये सारी चीजों को सामंजस्य से आपने कैसे बिठाया होगा? कम शब्दों में आप बताएंगे तो समझ जाएंगे सब। बड़ा चुनौती वाला प्रश्न है। मैं जो महसूस करता हूँ, मुझे एक बात हमेशा मैं प्रभावित होता रहा हूँ कि जब भी मैंने अपने अतीत को, भारत के अतीत को, इतिहास को, भारत के दर्शन को और भारतीय विरासत को देखा, तो मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत में हमें जन्म लेने का मौका ईश्वर ने दिया। मैं कई बार बड़े खुले शब्दों में कहता हूँ, मैं कोई उठापटक नहीं करना चाहता, ना कुछ तुलनात्मक दृष्टि से बात है। यूरोप की संस्कृति, यूरोप का दर्शन और यूरोप की मान्यताएं, इन सब से भारत बहुत आगे है। आप अकेडमिक बात में 2 मिनटों में समाप्त करूंगा। हमारे पास 2 पुरातन विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला। यूरोप के सभी विश्वविद्यालय बहुत बाद में स्थापित हुए और भारत की ज्ञान परंपरा को लेकर दुनिया का साहित्य शास्त्र और शिक्षा शास्त्र तैयार हुआ। दूर जाने की जरूरत नहीं, गुरुकुल परंपरा को आप चाहे महाभारत में देखिए, चाहे रामचरितमानस में देखिए, आदि रामायण में देखिए, ये जो गुरुकुल परंपरा है ना, ये पहला दुनिया के सामने मॉडल है शिक्षा, और ये मॉडल भारत से। एक बात और देखिए, मैं मैडम राठी जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, पेपर। जो पश्चिम की दार्शनिक परंपरा है उसमें 10 बड़े ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वेस्टर्न की फिलॉसफी को समझने के लिए, और उस डिपार्टमेंट में कैम्ब्रिज में इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए एक ही ग्रंथ पढ़ाया जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। और पूरी दुनिया इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े इतिहासकार वो एक ही पोथी का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का, और वो समझ आते हैं सृष्टि क्या है, मानव क्या है, युद्ध क्या है, शांति क्या है, कर्म फिलॉसफी क्या है, उसके फल क्या है, और वो पूरे
एशिया की देशों की संस्कृति को एक ही ग्रंथ के माध्यम से आत्मसात कर लेते हैं। तो मुझे इन बातों ने आकर्षित किया और मैं लगातार, ये नहीं है, मैं अभी कहता हूँ, एक बड़ा विचार वो जब आपकी जिंदगी को परिवर्तित करता है तो फिर आपको अपना देश दिखाई देता है, अपने देश की परंपराएं आपको खींचती हैं और आप एक कण के समान अगर उसमें छोटी सी भी भूमिका निभाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जन्म सफल हो गया। हमारे भाई साहब इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक बात बोलनी चाहूँगी। मेरी बेटी आजकल वहाँ यूनिवर्सिटी में है, टोरंटो यूनिवर्सिटी में, तो वो भी पढ़ रही है ये फिलॉसफी आजकल। तो उसने डॉक्टर रवि को कुछ किताबों के नाम भेजे हैं जिसमें भगवत गीता, शॉर्ट्स ऑफ कुछ इस तरह का कोई बुक किसी का भेजा कि वो वहाँ बताओ टैक्स लगी है। तो ये चीज़ें, ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ये है साहित्यिक कोश। अब इनसे और कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि इतना भी बोलना उनके लिए इतना बोलने की लय में अब कोई भी सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। अगर आप कोई प्रश्न करते हैं तो डॉक्टर सुखविंदर कौर बाट हाँ, मैं दे दूँ। सर मैं थोड़ा सा लालच करूंगी, मैं एक प्रश्न अंतिम इजाजत तो मैं अंतिम प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूँगी। अंतिम कुछ नहीं होता, अंतिम एक बस एक सवाल है ना सर, आपने पंजाबी में बहुत काम किया, आपने हिंदी में बहुत काम किया, हिंदी साहित्य में आपने जैसे पंजना आपके काव्य संग्रह में, आपने गुरुमुखी लिपि में, मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते कि समाज का, साहित्य का कोई भी आपने ऐसा क्षेत्र आपकी कलम से अछूता रहा होगा कि आपने उस पर ना लिखा। इस सारी चीजों की, सभी चीजों के बावजूद भी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं आपके मन में ये मदाल है कि आप ये चीज अभी भी रह गई है, मुझे इस पर भी अभी लिखना है, ये छूट गया हो आपसे? आज सुबह ही तो बोला था, सुबह ही बोला सर ने। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैं और सर से, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब का हिंदी साहित्य। देखिए कि हमारे एक मित्र वाइस चांसलर थे वर्धा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रजनी, तो वहाँ के काउंसिल का मैं भी मेंबर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जैसे नीतू जी पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर कोई ऐसा काम जो हमारी यूनिवर्सिटी कर सके, जो आपके मन में हो। तो मैंने सुबह वाली बात उनके साथ साझी कि हिंदी प्रदेशों में जो साहित्य लिखा गया है उसका एक बड़ा इतिहास तैयार होना। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या मदद करोगे? मैंने कहा अगर आप पंजाब वाला हिस्सा मुझे देंगे तो मैं एक टीम आपको साथ जोड़ूंगा ताकि पंजाब के हिंदी साहित्य का प्रेरित इतिहास लिखा जाए। तो ये एक मैं महसूस करता हूँ कि कम से कम पंजाब की यूनिवर्सिटियों को ये जो हमारी देश की इतनी बड़ी भाषा हिंदी है और पंजाब का कितना बड़ा योगदान हिंदी साहित्य को, तो अगर उसको हम रेखांकित कर सकें, लिख सकें, तो मुझे लगता है कि ये पंजाब का सांस्कृतिक इतिहास भी होगा, पंजाब का आध्यात्मिक चिंतन का इतिहास भी होगा और पंजाब का गुरु काव्य का एक दार्शनिक इतिहास भी होगा और पूरा भारतीय साहित्य इस काम से एक नई दिशा पकड़ेगा। अभी गुरु तेग बहादुर साहब की बात हो रही थी, एक बात देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे
राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ता था ना, ब्रज की क्या कंट्रीब्यूशन है। कहते मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि ब्रज में काव्य बहुत लिखा गया है, गद्य नहीं लिखा गया। तो कहते मुझे पता चला कि गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने हुक्मनामे, जो संगत के नाम उन्होंने पत्र लिखे, वो ब्रज की गद्य भाषा में लिखे। और गुरु तेग बहादुर उत्तर मध्यकाल के ब्रज भाषा के पहले सफल गद्य लेखक हैं। मैंने राधा कृष्णन जी का ये पढ़ा और मुझे लगा कि जब मैं काम कर रहा था, गुरु तेग बहादुर साहब ने, सुखविंदर ने भी काम किया, 22 हुक्मनामे लिखे, वो सारे के सारे प्रोज में है, गद्य भाषा में। और मैंने वो 22 के 22 हुक्मनामे देवनागरी लिपि में उनका लिप्यंतरण किया। और जब मैं नमन गुरु को नमन किताब लिख रहा था, तो मैंने 9 हुक्मनामे उनका देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण, उसकी इंट्रोडक्शन और परिशिष्ट में अपने खंड काव्य में दिया कि गुरु तेग बहादुर साहब नवम गुरु हैं। मैं गद्य भाषा में, ब्रज के गद्य भाषा में लिखे हुए उनके 9 हुक्मनामों को भी अपनी इस पुस्तक में दे रहा हूँ। और जैसे ही लोगों के पास ये पुस्तक पहुंची, तो मुझे उन्होंने पत्र भी लिखे और ये भी कहा कि गुरु तेग बहादुर के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को अगर हिंदुस्तान के लोगों ने समझना है, तो गुरु तेग बहादुर के हुक्मनामों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो ये लेके आवे पास ऐसे कामों की पंजाब से अगर स्वर पूरे राष्ट्र में गूंजता है, तो आप देखिए पंजाब का जो एक अखंड साहस और ज्योति भरा माहौल है, वो पूरे हमारे भारत को रोशन करेगा। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। अमृत आपके सर प्रशंसा में कुछ पंक्तियां हमारा एमए का विद्यार्थी रहा है, वो बोलना चाहता है। हाँ जी, या आपकी मर्जी से क्या है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। कुछ पंक्तियां जो साथी हैं, शिक्षक शिक्षिका प्रोफेसर महोदय हमने बहुत हैं देखे, लेकिन आपके जैसा सृजनहार कभी मिला नहीं। आपने हमें संपादक रूप में बहुत अच्छा साहित्य ज्ञान कराया। अब तक न कभी किसी ने ऐसा समझाया सिखाया जैसा कि आपने हमें साहित्य शिक्षा का पाठ पढ़ाया, जैसा कि आपने हमें साहित्य शिक्षा का पाठ पढ़ाया। हिंदी साहित्य शब्दावली आपकी अनमोल हीरा, भाषा सरल स्पष्ट, अर्थ आपके गहन व्यक्ति प्रदान है। कैसे आपकी प्रशंसा करूं, कैसे आपकी प्रशंसा करूं। अभी तो हमारे पास कम शब्द ज्ञान भंडार है, अभी तो हमारे पास कम शब्द ज्ञान भंडार है। धन्यवाद। बहुत ही होनहार विद्यार्थी हमारा अब ये हमारे विभाग से एमए कर चुका है, अब ये एमए एजुकेशन कर रहा है। अभी पीछे अमृत के लिए एक बार और सभी तालियां बजाएं, क्योंकि अमृत कभी पीछे वाद संवाद में अमृत ने प्रथम जो स्थान है वो ग्रहण किया था, प्राप्त किया था अमृत ने। अमृत के लिए बहुत बहुत बढ़िया अमृत। अब मैं इसी के साथ आप सभी का सबसे पहले पद्मश्री प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी का तहे दिल से पूरे हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आए और हमारी इस कार्यक्रम की शोभा को उन्होंने बढ़ाया। क्योंकि आज हम साहित्य साधना की जो हमने जो विषय रखा था
उस साहित्य साधना पर हम यहाँ से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं, मेरे विद्यार्थी, हम सभी अध्यापक यहाँ से आज डॉक्टर बेदी जी के साहित्य के जो भिन्न रंग हैं, उन रंगों को हम ओढ़ के जा रही हैं और एक हमें दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। हम पूरे तन से मन से उस दिशा जो इन्होंने हमें दी है, हम उस दिशा को ग्रहण करेंगे, उसकी ओर आगे निरंतर बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं डॉक्टर गुरनाम कौर बेदी जी का भी पूरे हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद करती हूँ। मैम भी यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। प्रोफेसर सुखविंदर कौर बाट जी, शिरोमणि साहित्यकार, मैं उनका भी पूरे हिंदी विभाग की ओर से, ये सिर्फ एक औपचारिकता है क्योंकि मैम हमारे अपने ही हैं, हम बस एक औपचारिक रूप से मैम का धन्यवाद कर रही हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैम आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने, क्योंकि मैम बहुत व्यस्त थे, मैम कनाडा से आए हुए हैं और मैम की बहुत व्यस्तताएं थी, लेकिन उसमें इतनी व्यस्तताएं होते हुए भी मैम यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर रवि कुमार अनु जी, सर हमेशा ही हमारे साथ ही होते हैं, ये भी औपचारिकता है कि सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि सर आप आए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को आपने बढ़ाया। डॉक्टर नीलम राठी जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की तरफ से वो आए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर भूपिंदर शर्मा जी, डॉक्टर भीमराज जी, डॉक्टर राजकुमार जी, विभिन्न जो हमारे यहाँ पे कॉलेज हैं वहाँ से जो अध्यापक आए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर किरणदीप जी, संस्कृत विभाग से हमारे साथ सुबह से बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अपने खोजार्थियों का, शोधार्थियों का, टेक्निकल जो हमारे पास यहाँ पे साउंड में हमारे साथ सुबह से बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। समाचार पत्र से जो हमारे बीच में आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। यूसी डिपार्टमेंट से, लोक संपर्क विभाग से, सभी का तहे दिल से पूरे हिंदी विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर शेफाली जी भी आए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।